फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 35। पिछले भाग में आपने पढ़ा अंजलि जी ने अलका के आंसू पोंछे और उसका माथा चूमते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, बहुत दुख झेले हैं मेरी बच्ची ने, अब और दुख मत दीजिए इसे भगवान, इसे और सुनील को एक कर दीजिए भगवान। अब आगे अगले दिन सुबह सुबह ही सुनील कश्मीर पहुंच गया। आर्मी कैंप पहुंचते ही उसने सबसे पहले कर्नल नफी सिंह के पास जाकर रिपोर्ट किया। जय हिंद सर, सुनील ने कहा। कैप्टन, कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी कल रात धोखे से बॉर्डर के इस पार आ गए और उन्होंने आसपास के एरिया पर कब्जा कर लिया है। वो लोग गांव वालों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग औरतों और लड़कियों के साथ भी। इतना कहकर कर्नल नफी सिंह चुप हो गए। उन्होंने फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टीम के साथ वहां जाओ और उन आतंकवादियों से आम जनता की रक्षा करो। कर्नल नफी सिंह ने कहा, यस सर, मैं अभी अपनी टीम को लेकर निकलता हूँ, सुनील ने कहा और कर्नल नफी सिंह को सैल्यूट कर वहां से जाने लगा। सुनील, कर्नल नफी सिंह ने सुनील को रोका। यस सर, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल मची होगी। एक तरफ प्यार था तो दूसरी तरफ फर्ज, और दोनों को छोड़ना आसान नहीं था। फिर भी तुमने फर्ज को चुना। आई एम प्राउड ऑफ यू कैप्टन। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम देश के सच्चे सैनिक हो। जाओ और ये जंग जीत कर आना। मैं वादा करता हूँ वापस आने के बाद मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। कर्नल नफी सिंह ने कहा, थैंक यू सर, जय हिंद। सुनील ने सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद। उसके बाद सुनील अपनी टीम लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ा जहां आतंकवादी हमला कर रहे थे। वो एक गांव था जहां आतंकवादियों ने डेरा जमाया हुआ था। आतंकवादी लोगों के घर में घुसकर उनके साथ बुरा सलूक करते थे। घर की औरतों, लड़कियों के साथ उनके पति के सामने ही उनका रेप करते। अगर कोई उनके बीच बोलने की कोशिश करता तो वो लोग उन्हें बेरहमी से मार डालते। वो गांव जहां 2 दिन पहले तक चहल पहल थी, आज वो गांव वीरान पड़ा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। औरतों और लड़कियों का बुरी तरीके से बलात्कार कर आतंकवादी उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते। कुछ लोगों को तो इतने गंदे तरीके से मारा गया था कि उनकी लाश देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो आतंकवादी रोज किसी न किसी के घर जाते, उन घर की औरतों से जबरदस्ती अपने लिए खाना बनवाते और उस घर की औरतों, लड़कियों के साथ बेरहमी से बलात्कार करते और मन भर जाने पर पूरे परिवार को खत्म कर देते। यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते। सुनील ने अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकवादी पर हमला करने की योजना बनाई। सुनील ने अपनी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और सब एक सुरक्षित जगह पर छिप गए और आतंकवादी के आने का इंतजार करने लगे। जब आतंकवादी पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि उन पर कोई खतरा नहीं है, तब वो आसपास के लोगों पर हमला करने लगे। वो अलग अलग जगह पर बम फेंकने लगे जिससे वहां के नागरिक मारे जाएं। वो लोग वहां के लोगों को बेरहमी से मारने लगे और औरतों के साथ बदसलूकी करने लगे। तभी सुनील ने अपनी टीम को इशारा किया और वो लोग गोलीबारी करने लगे। आतंकवादियों को अचानक हुए इस हमले की जरा भी उम्मीद नहीं थी। जवाब में वो भी आतंकवादी भी गोलीबारी करने लगे और जगह जगह पर बम फेंकने लगे जिससे लोग मारे जाएं। लगातार गोलीबारी और बम की वजह से बहुत से सैनिक घायल हो गए और कुछ आतंकवादी भी मारे गए। तभी उन आतंकवादियों का जो सरदार था उसकी नजर एक तरफ गई जहां पर कुछ सैनिक खड़े थे और वो दूसरी तरफ गोलीबारी कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान दूसरी तरफ था। ये देख उनका सरदार कुटिलता से मुस्कुराया और उन लोगों से थोड़ी दूर पर कुछ इस तरीके से बम रख दिया कि वो बम उन सैनिकों के पास फटे और वो सारे मारे जाएं। उस सरदार ने धीरे से वहां बम रखा और खुद दूसरी जगह जाकर छिप गया और बम फटने का इंतजार करने लगा। सुनील आतंकवादियों पर गोलियां चला रहा था। तभी उसकी नजर उस बम पर पड़ी जो सिर्फ 2 ही मिनट में ब्लास्ट होने वाला था। सुनील ने एक बार बम की तरफ देखा और उसी से कुछ दूर खड़े उन फौजियों को। वो बम फटने में बस कुछ ही देर बचे हुए थे और वो बम अगर फट जाता तो सारे फौजी मारे जाते। सुनील भागते हुए गया और उसने पैर से उस बम को दूर फेंक दिया, लेकिन इसमें उसका भी बैलेंस बिगड़ गया और वो भी सीधा वही गिरा जहां बम था। बम सीधे सुनील के पैर पर फटा। सुनील जोर से चीखा और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली
उसकी आवाज सुन वो सारे फौजी सुनील की तरफ दौड़ पड़े। सर सर आप ठीक तो है ना? उन फौजी में से एक ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, वो आतंकवादी आम लोगों पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना है, सुनील ने कहा। उन फौजियों ने सुनील के पैरों की तरफ देखा। सुनील के दोनों पैर घुटनों से नीचे तक बुरी तरीके से जल गए थे। उसके पैरों की चमड़ी निकल चुकी थी और उसमें से मांस दिख रहा था। उसकी हालत देख कोई भी रो दे, फिर भी सुनील ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहा था, ये तो वही जानता था। सर आपको इलाज की जरूरत है, आप हमारे साथ चलिए, एक फौजी ने कहा। मैंने कहा ना तुम लोग जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, इस वक्त अगर कुछ जरूरी है तो उन मासूमों की जान और कुछ नहीं, सुनील ने चिल्लाते हुए कहा। तो सभी खामोश हो गए। जाओ, सुनील उन्हें खड़े देख जोर से चीखा। सुनील के कहने पर सारे फौजी वहां से चले गए। सुनील का पैर उस समय बुरी तरीके से जल रहा था। 2 सेकंड के लिए सुनील आंखें बंद किए बैठा रहा। तभी उसकी आंखों के सामने उन मासूमों का चेहरा घूमने लगा जिन्हें आतंकवादी बेरहमी से मार रहे थे। सुनील ने अपना ओवरकोट निकाला और उसे अपने दोनों पैरों पर कसकर बांध लिया, जिसमें से मांस लटक कर बाहर आ रहे थे। सुनील हिम्मत कर उठा और आगे बढ़ने को हुआ, तभी किसी ने उसका मुंह रुमाल से दबा दिया। उसकी खुशबू सूंघकर सुनील को बहुत तेज चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गया। ये देख वो सरदार कुटिलता से मुस्कुराया और उसने अपने साथियों को वहां से भागने का इशारा किया और खुद सुनील को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। सरदार सुनील को घसीटते हुए ले जा रहा था, जिसकी वजह से सुनील के पैर पर बांधा हुआ कपड़ा फट गया था और उसके पैरों से मांस के लोथड़े निकलने लगे थे, जिसकी वजह से सुनील को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उस आतंकवादी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही सुनील को घसीट कर ले जाने लगा। कुछ ही देर में वो सरदार अपने बचे कुछ आतंकवादियों के साथ एक खुफिया जगह पर सुनील को लेकर गया, जहां पर वो लोग रुके हुए थे। आतंकवादी बहुत ही कम बचे थे क्योंकि बाकी सारे आतंकवादियों को फौजियों ने मार गिराया था। भाईजान, ये क्या किया आपने? आपने हमें वापस क्यों बुलाया? उनमें से एक आतंकवादी ने कहा। हाँ भाईजान, अगर आज आप हमें नहीं रोकते तो हम उन फौजियों को अच्छा सबक सिखाते। दूसरा आतंकवादी गुस्से से बोला। ये वक्त जोश में होकर नहीं, होश में रहकर काम करने का है बरखुदार। हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उन फौजियों के आगे टिक नहीं पाते। इसलिए जहां पर ताकत काम न आए वहां पर दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सरदार ने सुनील की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर भाईजान, आप इस फौजी को यहाँ क्यों लाए हैं? इससे हमें क्या फायदा होगा? एक दूसरे आतंकवादी ने कहा। बहुत फायदा होगा, अब यही हमें भारत से जुड़ी सारी हथियारों की खबर देगा, सरदार ने कहा। पर भाईजान, इसे ज्यादा समय तक यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। अगर इसे होश आ गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, उस आतंकवादी ने कहा। फिर हम इसे कहाँ ले जाएंगे भाईजान? उन आतंकवादियों ने पूछा। पाकिस्तान, उस सरदार ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। पाकिस्तान? पर क्यों भाईजान? आप जानते हैं ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों देशों में युद्ध की संभावना बन जाएगी, उस आतंकवादी ने कहा। नहीं, हम इस फौजी को इतना तड़पाएंगे कि खुद सब उगलेगा, अपने देश की सारी जरूरी बातें हमें बताएगा, सरदार ने कहा। पर भाईजान, ये फौजी बहुत ढीठ होते हैं, क्या ये हमें अपने मुल्क की जानकारी देंगे? देगा कैसे नहीं, हम इसे इतना तड़पाएंगे जो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस एक बार हम सही सलामत पाकिस्तान तो पहुंच जाए, सरदार ने कहा। तब तो भाईजान, हमें जल्द से जल्द इस फौजी को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, वरना इसके साथियों ने हमें देख लिया तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, एक आतंकवादी ने कहा। तो सब वहां से सुनील को लेकर खुफिया रास्ते से निकल गए जहां से वो बॉर्डर पार कर आए थे। उधर जब सेना ने देखा कि सारे आतंकवादी भाग गए तो वहां आए जहां उन्होंने सुनील को छोड़ा था और भी बहुत सारे फौजियों को गोली लगी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। उन फौजियों को जिन्हें सुनील ने बचाया था वो वहां आए और सुनील को ढूंढने लगे, लेकिन सुनील को वहां न देख सारे फौजी परेशान हो गए। सुनील सर, सर कहाँ हैं आप? एक फौजी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सबने मिलकर सुनील को बहुत ढूंढा, लेकिन सुनील कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आतंकवादी सुनील सर को अपने साथ लेकर चले गए, एक फौजी ने कहा। हमें तुरंत कर्नल सर को खबर करनी होगी,
साथ ही और लोगों को बुलाकर हमें सर को सारी जगह ढूंढना होगा। दूसरे फौजी ने कहा और वो लोग तुरंत आर्मी कैंप की ओर भागे। आर्मी कैंप जाकर उन्होंने सबसे पहले कर्नल सर को ये बात बताई। क्या ऐसे कैसे सुनील गायब हो सकता है? कर्नल नफे सिंह परेशान होते हुए बोले, पता नहीं सर, सुनील सर के पैर पर बम फटा था, इस वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे। हम उन्हें वहीं छोड़कर गए थे, लेकिन जब हम आए वो वहां नहीं थे। हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। एक फौजी ने कहा, एक काम करो और टीम को साथ लेकर जाओ और हर जगह ढूंढो सुनील को, वो कहीं आसपास ही होगा। कर्नल नफे सिंह ने कहा और फौरन 3-4 टीम को उस जगह पर भेजा जहां से सुनील गायब हुआ था और वो खुद भी उनके साथ गए। पूरी टीम अलग अलग जगह पर सुनील को ढूंढने लगी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बहुत देर तक उन लोगों ने सुनील को ढूंढा। तभी एक फौजी के पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा तो मांस के लोथड़े पड़े हुए थे और जगह जगह पर खून जमे हुए थे। सर जल्दी आइए, उस फौजी ने कर्नल सर को बुलाया। कर्नल नफे सिंह और बाकी सैनिक उस सैनिक के बुलाने पर वहां आ गए। सर ये देखिए, ये मांस के लोथड़े, उस सैनिक ने कहा। तभी कर्नल नफे सिंह ने देखा कि वो मांस के लोथड़े आगे और भी पड़े हुए थे, साथ ही अलग अलग जगह पर खून के धब्बे भी जमे हुए थे। कर्नल नफे सिंह उस मांस के लोथड़ों के साथ चलने लगे। उस मांस के लोथड़े और खून के दागों से साफ पता लगाया जा सकता था कि सुनील को कितनी बेदर्दी से ले जाया गया था। वो लोग उस मांस के लोथड़े का पीछा करते करते काफी दूर तक निकल गए। वो मांस के लोथड़े जहां खत्म हुए वहां पर एक खुफिया सुरंग थी जिसके सहारे ही वो आतंकवादी बॉर्डर पार कर आए थे। इसका मतलब है वो आतंकवादी सुनील को अपने साथ ले गए। कर्नल नफे सिंह ने कहा, सर अब हम क्या करेंगे? वो आतंकवादी पूरी कोशिश करेंगे हमारे देश की जानकारी सुनील सर से उगलवाने की। एक सैनिक ने कहा, कैप्टन सुनील ग्रोवर इतना कमजोर नहीं है जो कुछ आतंकवादियों के आगे हार जाए। वो मर जाएगा लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करेगा। कर्नल नफे सिंह ने सैनिक की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या सुनील सर? इतना कहकर वो फौजी चुप हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सुनील को जरूर वापस लाएंगे। हम सरकार को सूचना देंगे और किसी भी हाल में सुनील को भारत वापस लाएंगे, कर्नल नफे सिंह ने कहा। कर्नल नफे सिंह ने फौरन ही सरकार को एक पत्र लिखकर इस बारे में सूचना दी। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई कि एक फौजी को आतंकवादियों ने धोखे से किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ पाकिस्तान ले गए। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत पाकिस्तान की सरकार से इस बारे में बात करने का आश्वासन दिया। कुछ ही घंटों में खबर पूरे मीडिया में फैल गई। टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, हर जगह बस सुनील के ही चर्चे हो रहे थे। सारे न्यूज चैनल वाले सिर्फ यही दिखा रहे थे। साथ ही उन लोगों ने सुनील की फोटो भी टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया था। ये खबर सुनते ही हर कोई दंग रह गया। सबको ये बात पता चल गई थी सिवाय अंजलि जी और अलका के। अगले दिन सुबह अलका किचन में नाश्ता बना रही थी। उसके बाद उसे ऑफिस भी जाना था। उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी थी क्योंकि घर में रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो सारे काम करती, खुद को व्यस्त दिखाती, लेकिन उसकी आंखों की चमक और चेहरे का नूर तो कहीं खो गया था। अंजलि जी सब देखकर समझ रही थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। सबने अलका और सुनील की बेताबी देखी थी शादी के लिए, और शादी न होने पर उन दोनों के दुख का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। अंजलि जी यही सब सोच रही थी कि वो दोनों औरतें जिन्होंने शादी वाले दिन अलका को भला बुरा कहा था, वो अंजलि जी के घर आई। अरे अंजलि बहन, कहाँ हो आप? जरा बाहर तो आना, उन औरतों ने कहा। आवाज सुनकर अंजलि जी बाहर आई। साथ में अलका, जो सचिन को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, वो भी कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर? अंजलि जी ने कहा। क्या अंजलि बहन, शादी वाले दिन तो बहुत बोल रही थी आप कि वो लड़की आपकी बहू नहीं आपकी बेटी है। लो, अब यकीन हो गया ना कि आपकी मुंह बोली बेटी आपके लिए कितनी अपशगुनी है। उस औरत ने कहा, ये क्या बकवास है? लगता है अभी तक आप लोगों का मन नहीं भरा बेइज्जती करवाकर जो आज फिर चली आई। अंजलि जी ने गुस्से से कहा। अरे अंजलि बहन, हमारी बेइज्जती बाद में करिएगा, पहले तो सुनील के सही सलामत वापस आने की दुआ करिए। दूसरी औरत ने कहा। सुनील क्यों, क्या हुआ सुनील को? अंजलि जी हकलाते हुए बोली। टीवी नहीं देखा कि आपने अपने सुनील को आतंकवादी धोखे से पाकिस्तान ले गए हैं? उस औरत ने कहा।
इतना सुनते ही अलका के हाथ से खाने की थाली गिर पड़ी जो वो अंजलि जी के लिए बाहर लेकर आ रही थी। अलका को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची है। वो अपने कदम पीछे करने लगी और लड़खड़ा गई। तभी सचिन ने उसे पकड़ लिया। ये देख अंजलि जी ने तुरंत जाकर अलका को पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। क्या अंजलि बहन अभी भी आप इस लड़की की परवाह कर रही हैं? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।